इतिहास खुद को दोहराता है और अक्सर युद्ध का स्थान भूगोल, रसद और आर्थिक केंद्रों के पास होने से निर्धारित होता है। कई निर्णायक लड़ाइयां एक ही स्थान पर हुई हैं। भारत के लिए यह स्थान पानीपत है। यहाँ हुई 2 लड़ाइयां जो 3 दशकों के अंतराल में हुई ने अगले 3 शताब्दियों के लिए पूरे उपमहाद्वीप का भाग्य बदल दिया। मुस्लिम खलीफाओं के विस्तार ने एशिया में शक्ति संतुलन को बदल दिया और इसका एक परिणाम मध्य एशिया में तुर्की कबीलों का इस्लामीकरण था। खलीफा धीरे धीरे विकेंद्रीकृत हो रहे थे और तुर्क खानाबदोश चारों ओर प्रवास करने लगे। 10वीं सदी के मध्य तक भारत का उत्तर तुर्की आक्रमणों का लगातार सामना कर रहा था और 1206 में इस धीमे आक्रमण ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत नामक राज्य स्थापित करने की अनुमति दी। इस नए राज्य ने 12वीं और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में मंगोल आक्रमणों को रोका और 1320 तक इसका विस्तार भारत के अधिकांश हिस्सों तक हो गया। हालांकि कमजोर शासक, स्थानीय विद्रोह और तैमूरी आक्रमण ने सल्तनत को कमजोर कर दिया और 14वीं सदी के अंत तक केवल उत्तरी भारत इसके नियंत्रण में बचा। अफगान मूल के एक नए वंश लोधी ने 15वीं सदी के उत्तरार्ध में सत्ता संभाली और सल्तनत को स्थिर किया, लेकिन राज्य अभी भी गिरावट में था। उत्तर में मध्य एशिया तैमूर के उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष में था। उनमें से एक जहीरुद्दीन मोहम्मद सिर्फ 11 साल का था जब उसने 1494 में अपने पिता से फरगना विरासत में लिया। यह विजेता, जिसे बाद में बाबर के नाम से जाना गया, 16 साल की उम्र में समरकंद पर कब्जा करने में सफल रहा, लेकिन जल्द ही उसके दुश्मनों ने पलटवार किया और उसने दोनों क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण खो दिया। उसे अन्यत्र शरण लेनी पड़ी। कई कठिनाइयों के बाद बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। बाबर अपने छोटे से राज्य तक सीमित रहने के लिए बहुत महत्वाकांक्षी था और उसने भारत की ओर ध्यान केंद्रित किया। 1519 तक वह आधुनिक पाकिस्तान के चनाब नदी तक पहुंच गया। लोधी वंश आंतरिक कलह से जूझ रहा था और इसके कुछ प्रतिनिधियों ने सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबर से अपील की, जिसने इसका उपयोग अपने आक्रमण के लिए किया। पंजाब कई बार हाथ बदलने के बाद 1525 में बाबर के नियंत्रण में आ गया। साल की शुरुआत में इब्राहिम लोदी ने दिल्ली छोड़ दिया और उत्तर की ओर बढ़ने लगा, जबकि बाबर 12 अप्रैल को पानीपत पहुंचा। दोनों सेनाएं 8 दिनों तक आमने सामने रहीं और 20 अप्रैल 1526 को वह लड़ाई हुई जिसने इन भूमि के भाग्य का फैसला किया। बाबर की सेना तुर्क, फारसी और अफगान सैनिकों से बनी थी। यह सेना अनुभवी सैनिकों के एक दल पर आधारित थी जो 1 दशक से अधिक समय से बाबर के साथ अभियानों में लगी हुई थी। इस कारण सैनिक और कमांडर एक दूसरे पर भरोसा करते थे और आपस में अच्छी तरह परिचित थे। सेना का मुख्य भाग घुड़सवार धनुर्धरों का था, जिनके पास घातक तुर्को मिश्रित धनुष थे। वहीं उसकी पैदल सेना में कंपोजिट धनुषों से लैस पैदल धनुर्धर और माचलॉक बारूद वाली बंदूकें चलाने वाले सैनिक शामिल थे। बाबर के पास 20 तोपें भी थीं। उसने अपने बारूद वाले हथियार या तो उस्मानियों से प्राप्त किए थे या सफाविदों से, विभिन्न स्रोतों के अनुसार। बाबर की सेना और उसकी रणनीति 2 सैन्य परंपराओं, उस्मानी और तैमूरी का मिश्रण थी। वहीं दिल्ली सल्तनत की सेना युद्ध हाथियों और घुड़सवारों पर आधारित थी। यह सेना सामंती प्रकृति की थी और इसमें कोई बारूद वाले सैनिक नहीं थे। पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 50,000 सैनिक और 400 युद्ध हाथी थे। शायद इनमें से 25,000 भारी घुड़सवार थे जो अफगान मूल के थे। बाकी सैनिक सामंती लेवी, मालिकों द्वारा भेजे गए सैनिक या कम गुणवत्ता वाले भाड़े के सैनिक थे। पैदल सेना तो पूरी तरह से तोपों के लिए चारा थी। अपने दुश्मन के तीर चढ़ाने की प्रतीक्षा मत करो जब आप अपना तीर पहले ही उसे मार सकते हो। बाबर ने अपनी सेना को दूसरे पंक्ति में 3 समूहों में विभाजित किया, जिसमें उसका दायां भाग पानीपत शहर के पास था और बाईं ओर एक खाई और खंभों द्वारा संरक्षित था। वह और उसकी गार्ड सेना केंद्र में तैनात थे। पहली पंक्ति में पैदल सेना थी, जिसे गाड़ियों पर तैनात किया गया था, जो एक दूसरे से जंजीरों के जरिए जुड़ी थी। इससे हर गाड़ी एक छोटी सी किलेबंदी बन गई और तीरंदाजों
व मस्केटधारियों को जरूरी ऊंचाई मिली। गाड़ियों के बीच में तोपों के लिए जगह छोड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी की सेना के हाथी आगे की पंक्ति में थे, घुड़सवार सेना दूसरी पंक्ति में और पैदल सेना तीसरी पंक्ति में थी। सुल्तान खुद अपनी 5000 सैनिकों की गार्ड सेना के साथ पीछे था। उसे भरोसा था कि उसकी विशाल सेना निर्णायक साबित होगी, इसलिए उसने लगभग सभी सैनिकों को सीधे आक्रमण का आदेश दिया। हाथी, जो बारूद के अजीबोगरीब शोर से डर गए थे, आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए, जिससे हमला रुक गया। इब्राहिम की बाएं पंक्ति की घुड़सवार सेना ने दुश्मन के दाहिने हिस्से पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन केंद्र से सहायता मिलने के कारण यह हमला विफल था। जैसे ही हाथी या तो मारे जा रहे थे या घबराहट में भाग रहे थे, सेना की संरचना टूट गई। बाबर ने अपने दाहिने और बाएं हिस्से की घुड़सवार सेना को दोनों ओर से हमला करने का आदेश दिया। इससे दुश्मन की बाईं और दाएं पंक्तियां घुड़सवार धनुर्धरों की ओर मुड़ गईं और सल्तनत की सेना घिर गई। पीछे गाड़ियों और तोपों से होने वाले हमलों के लिए खुली रही। बाबर खुद गाड़ियों के दाएं हिस्से से अपनी गार्ड सेना के साथ हमले में शामिल हुआ। सुल्तान की सेना अब आधी घिरी हुई थी और इब्राहिम लोदी अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन युद्ध की दिशा को बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और जब सुल्तान खुद मारे गए तो युद्ध समाप्त हो गया। सुल्तानत ने 20,000 से अधिक सैनिकों को खो दिया और अस्तित्व समाप्त हो गया, जबकि बाबर का मुगल साम्राज्य, जिसे सुल्तानत ने स्थान लिया, में बहुत कम हताहत हुए। अब दिल्ली बाबर के नियंत्रण में थी और 1527 में उन्होंने कंबर में स्थानीय राजपूत संघ के खिलाफ एक और प्रभावशाली विजय प्राप्त की। इस सफलता ने मुगल के हथियारों और युद्ध नीति की श्रेष्ठता को फिर से सिद्ध किया। अब उत्तर भारत का अधिकांश भाग बाबर के अधीन था, लेकिन उनकी मृत्यु 1531 में संकेंद्रण की प्रक्रिया को रोक दी। उनके उत्तराधिकारी हुमायूं धीरे धीरे शेर शाह सूरी के नए स्थापित सूर्य साम्राज्य के दबाव में क्षेत्र खोने लगे और 1541 तक उन्हें सफवीद दरबार में शरण लेनी पड़ी। हुमायूं ने 10 साल से अधिक समय तक निर्वासन में बिताया और 1554 में भारत लौटने में सक्षम हुए। अगले साल उन्होंने सूर साम्राज्य के नए शासक सिकंदर को हराया और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण स्थापित किया। दुर्भाग्यवश मुगल साम्राज्य के लिए हुमायूं 1556 में एक दुर्घटना में मारे गए। इसने सूर साम्राज्य को पलटवार करने का अवसर दिया। मुख्यमंत्री हेमू ने जल्दी कार्रवाई की और अक्टूबर 1556 की शुरुआत में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने सूर साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की और खुद को राजा के रूप में ताज पहनाया। नए मुगल नेता अकबर महज 13 साल के थे, लेकिन उनके संरक्षक बैराम खान एक सक्षम कमांडर थे। उन्होंने मुगल सेना को दिल्ली की ओर बढ़ाया। नवंबर की शुरुआत में मुगल सेना पानीपत के पास पहुंची और हेमू से सामना हुआ। मुगल फिर से कम संख्या में थे, लगभग 10,000 के मुकाबले 30,000 दुश्मन सैनिक थे। बैराम खान ने एक ऐसे स्थान का चयन किया जहां गहरी खाई दोनों पक्षों को विभाजित करती थी, जिससे मैदान बराबरी पर था। मुगल सेना में केवल घुड़सवार और हाथी थे, जो 5 समूहों में बांटी गई थी, जिनमें घुड़सवार धनुर्धर थे और एक अग्रिम पंक्ति में हाथी थे, जबकि हेमू के पास घुड़सवार पहले पंक्ति में, पैदल सेना दूसरी पंक्ति में और हाथी आगे थे। हेमू खुद एक हाथी पर सवार थे। युद्ध की शुरुआत हेमू के दाहिने और बाएं पंखों के घुड़सवार और हाथी के दुश्मनों पर आक्रमण से हुई यह हमला सफल रहा और मुगल के पंखों को धीरे धीरे पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। इस दबाव के तहत बैराम खान ने अपनी दूसरी पंक्ति के घुड़सवारों को दुश्मन के पीछे भेजा ताकि वे उन्हें पीछे से हमला कर सकें। मुगल घुड़सवार धनुर्धर अपने दुश्मनों से बेहतर थे और उनके तीर अधिक सफल रहे, इसलिए हेमू को फल्किंग सेनाओं का मुकाबला करने के लिए पीछे हटना पड़ा। खाई के कारण उचित आक्रमण करना मुश्किल हो रहा था और जब हेमू ने आगे बढ़ने का फैसला किया तो उन्हें खाई को घेर कर आगे बढ़ना पड़ा। उनकी सेना का केवल एक हिस्सा ही दुश्मन के केंद्र पर आक्रमण करने में सक्षम हुआ और फिर भी सूत्रों के अनुसार मुगल सेना हार के कगार पर थी। युद्ध एक ऐसे तीर से तय हुआ जिसने हेमू की हेलमेट में एक दरार पाई। उनकी सेना अपने कमांडर की मौत देखकर घबरा गई और उनकी रेखाओं को तोड़ दिया।
मुगल सेना ने फिर से बहुत कम सैनिकों को खोते हुए 5000 से अधिक दुश्मनों को मारा। अकबर ने क्षेत्र का संकेंद्रण जारी रखा और उनकी मृत्यु तक भारत का आधे से अधिक भाग मुगल नियंत्रण में था। मुगल साम्राज्य 1557 तक जीवित रहा। हमारे पानीपत की 2 लड़ाइयों पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर कुछ और नैरेटिव वीडियो देखने के लिए न भूलें। ये हिस्ट्री अनफोल्डेड हिंदी है और हम अगली बार आपसे मिलेंगे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारी हिस्ट्री अनफोल्डेड हिंदी डॉक्यूमेंट्री सीरीज को देखना न भूलें।